हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग भूगोल की क्लास 6 की एनसीईआरटी का चैप्टर 4 मानचित्र के बारे में पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हम लोगों ने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर के बारे में पढ़ा। अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसे ज़रूर देखें। पढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। लिखा हुआ है, आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब के अध्ययन की कुछ सीमाएँ होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग जैसे अपने देश, राज्यों, जिला, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। ऐसी स्थिति में हमें मानचित्रों की उपयोग करते हैं। किसकी आवश्यकता पड़ती है? मानचित्रों की आवश्यकता पड़ती है एवं हम उनका उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा हुआ चित्र है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरीके से चपटा करना असंभव है। हम अमूमन आप सब लोगों ने मानचित्र किसी न किसी देश का या मानचित्र देखा ही होगा। मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को तथा कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब वह क्या कहलाता है? एटलस कहलाता है। एटलस विभिन्न प्रकार के अलग अलग पैमाने पर खींची हुई एवं मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों में एक ग्लोब की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? भौतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र एवं थीमेटिक मानचित्र। चलिए भौतिक मानचित्र की तरफ पढ़ते हैं। लिखा हुआ है, पृथ्वी की प्राकृतिक आकृति जिनमें पठारों, पर्वतों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले को मानचित्रों को क्या कहते हैं? भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। राजनीति मानचित्र, राजनीति मानचित्र में क्या होता है? किसी राज्यों की सीमा, नगरों की सीमा, शहरों तथा गांवों के विभिन्न देशों की राज्यों की उनकी सीमाओं को दर्शाना। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचा जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच दूरी वास्तविक लगे, तथा यह तभी संभव हो पाता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी से व्यक्त करती हो। मतलब कि छोटी सी बिंदु स्थल की बड़ी जगह को दर्शाता हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई हुई दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जा सकता है। अमूमन यह बात सभी को पता होगी। इसका अभिप्राय है कि मानचित्र का 1 सेंटीमीटर स्थल 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए हुए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों या देशों को कागज पर दिखाना होता है तब हम लोग बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के लिए 500 किलोमीटर को दर्शाते हैं। इनको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। क्योंकि हम कितने बड़े बड़े आकार के भी चित्र बनाए तब भी पैमाने तो लिखने ही पड़ेंगे ना। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाले मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा ज़्यादा जानकारी प्रदान करते हैं। देखिए एक मानचित्र दर्शाया गया है, एक मैप दिखाया गया है जिसमें देखिए एक खेल का मैदान, ये विद्यालय, सामुदायिक केंद्र, दुकानें, एक कुआं, विकास का घर, शीला का घर, करीम का घर, है ना, और फलोद्यान को दर्शाया गया है। जिसके बाद नीचे पैमाना भी दर्शाया गया है। देखिए पैमाने के बारे में भी लिखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है दिशा। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है ना, जिसके ऊपर अक्षर ऊ लिखा होता है। इस तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है, जिसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आपकी दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख मुख्य दिशाओं के उत्तर, दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम को दिखाया गया है। ये क्या कहे जाते हैं? प्रधान दिग्बिंदु। ये देख लीजिए।
दिखाया गया है ना, उत्तर दक्षिण, पूरब और पश्चिम, फिर उत्तर पूर्व तथा दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व। इन्हें क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। फिर पढ़ते हैं बीच की 4 दिशाएं, इनके बारे में मैंने पढ़ लिया ना, उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। इस बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है एक दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जा सकता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में ही होती है। आप इस यंत्र का नाम शायद आप लोगों को याद आ गया होगा, अगर याद आ गया होगा तो कमेंट में बताइएगा। प्रतीक मतलब चिन्ह, निशान। यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार के विभिन्न आकृतियाँ जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियाँ या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान से अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं तो आप किसी दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय समिति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं। चलिए इन चित्रों के देख लेते हैं प्रतीकों को। जैसे रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन या रेलवे लाइन के लिए फिगरों को देखिए। सड़क, पक्की सड़क और कच्ची सड़क के लिए। सीमा, अंतर्राष्ट्रीय, राज्य सीमा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा और जिला की सीमा। इस तरीके से आप मानचित्रों में इन चित्रों को दर्शा सकते हैं। आगे लिखा है कुछ रूढ़ प्रतीक चित्र 4.3 में दर्शाए गए हैं, जिन्हें अभी हम लोगों ने देखा ना। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों और पीला रंग पठारों तथा हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। फिर नंबर आता है रेखा चित्र का। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त एवं स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान से दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है। आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए कच्चा आरेखण बना देता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है तथा इसे क्या कहते हैं? रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। अमूमन बड़े बुजुर्ग लोग इसी पैमाने का उपयोग करके लोगों को रास्ता बता दिया करते थे। अंत में आता है खाका। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखाचित्र क्या कहलाता है? खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र में हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ जानकारियाँ ऐसी होती हैं जो हमें कभी कभी जानना चाहते हैं। जैसे कमरे की लंबाई, चौड़ाई, जिसे मानचित्र पर नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने पर एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? खाका कहा जाता है। इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।